हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसके स्टडीज़ में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 ईंटें मनके तथा अस्थियां या हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको पॉइंट वाइज और इसके बाद क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और पॉइंट नंबर 1 हमें यहाँ देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 1, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे यानी सिंधु घाटी में बसी हुई सभ्यता थी, सिंधु घाटी में फैली हुई सभ्यता थी, इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग। तो पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। क्यों करते हैं? तो पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं, उसके लिए पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 अपना कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां पर संस्कृति पहली बार खोजी गए थे के नाम पर किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि यह जो सभ्यता थी सबसे पहले किस स्थान पर खोजी गई थी? तो हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ये देखते हैं पॉइंट नंबर 3 अपना। पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं हम हड़प्पा संस्कृति के 2 प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। तो हड़प्पा संस्कृति के 2 प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 ईस्वी में दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921-22 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। पॉइंट नंबर हम यहाँ पे 5 देखते हैं। 5 पॉइंट में आपको क्या है कि हड़प्पा काल विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो हड़प्पा का काल था जो कितना माना जाता था? हड़प्पा का काल माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता था। और देखते हैं यहाँ पे 6 हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत खुदाई में मिली इमारतें, मृत भांड, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, मुहरे इत्यादि थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उसके प्रमुख स्रोत कौन से थे? तो यहाँ खुदाई में मिली इमारतें हो गई, मृत भांड मतलब आपको पता होगा कि मिट्टी का बर्तन, घड़ा इत्यादि हो गए मृत भांड। औजार हो गए, कुछ औजार का वो लोग यूज करते होंगे शिकार करने के लिए या जंगली जानवरों से बचने के लिए, वो मिले। आभूषण आपको मिले बहुत सारे मनके इत्यादि, मूर्तियाँ मिली और मुहर, उनका एक मुहर होता था वो भी मिला इत्यादि। और यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 7 अपना हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? जम्मू था, यहाँ पे अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक यहाँ पे था। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कैसे था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र एक त्रिकोण की तरह माना जाता है। जैसे ये भारत का मैप है, यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे हम भारत का मैप ले लेते हैं इस प्रकार से भारत का मैप। तो यहाँ देखिए, यहाँ जम्मू से लेके यहाँ इधर बलूचिस्तान हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं MP, यहाँ पे उत्तर प्रदेश तक। और ये कुछ इस प्रकार से त्रिकोण आकार में फैला हुआ सभ्यता थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये त्रिकोण आकार में फैली हुई थी। यहाँ पे जम्मू था, यहाँ पे बलूचिस्तान था और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और इधर गुजरात के साइड भी यहाँ फैली हुई थी। लोथल इधर थी, हड़प्पा यहाँ पे और मोहनजोदड़ो थी। चलिए देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 7 जो हड़प्पा सभ्यता किस आकार में पूछेगा अगर क्वेश्चन, तो कौन सा आकार में फैला हुआ था? त्रिकोण आकार में फैला हुआ था। अब देखते हैं कि वो अपना जो है पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। मैं पॉइंट नंबर 8 में है
कि इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? नागेश्वर, बालाकोट, चहुंदड़ो, कोटिदीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, मनावली, राखीगढ़ी इत्यादि इसके जो प्रमुख स्थल के नाम हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसे आप नोट कर लेंगे ज़रूर। इसे आप नोट कर लें, ये प्रमुख स्थल के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे देखते हैं आगे का पॉइंट हम कि यह एक नगरीय सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो इसकी जो योजना थी नगर निर्माण की, वो काफ़ी अच्छी योजना थी। हड़प्पा कैसे अच्छी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, दुर्ग तथा निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता की कौन से 2 भाग में विभाजित किया गया था, दुर्ग और निचला शहर। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि दुर्ग और निचला शहर क्या होता है? तो दुर्ग और निचला शहर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि दुर्ग और निचला शहर, लेकिन निचला शहर जो था आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता था। तो निचला शहर जो था वहाँ पे लोग रहते थे, आवासीय भवन थे, वहाँ पे लोगों के रहने के लिए बनाया गया था निचला शहर। और जो दुर्ग बना हुआ था, दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। तो दुर्ग पर जो संरचनाएं बनी थी वो सार्वजनिक मतलब कुछ अच्छा चीज़ हो गया, मंदिर वगैरह हो गए, और कुछ वहाँ पे मतलब बड़े बड़े चीज़ बनाए जाते थे, मूर्तियाँ हो गई, ये सब वहाँ पे बनते थे। यहाँ पे सार्वजनिक, यहाँ पे घर वगैरह नहीं बनाए जाते थे दुर्ग में। और निचला शहर में आपका आवासीय भवन थे। अब देखते हैं यहाँ पे आगे का पॉइंट। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था। अब ग्रिड पद्धति क्या होता है? तो आपने देखा होगा ग्रिड पद्धति यहाँ पे ऐसा बनता है, समकोण पर जब काटते हैं तो उसे हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। मतलब सभी जो घर थी वो लाइन वाइज थी और अपने एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब देखते हैं आगे का पॉइंट कि जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। जो जल निकास प्रणाली थी वहाँ की हड़प्पा सभ्यता की, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देख सकते अब जल निकास प्रणाली वहाँ की काफ़ी अद्भुत थी। घर की नलियों गलियों की नलियों के साथ जोड़ा गया। जो घर की नली, जैसे यहाँ पे घर है और उसकी जो नली थी उनको, जो गलियों की नली थी उनसे जोड़ा गया था यहाँ पे। और जो नालियाँ जो थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। किसी ईंटों से? पक्की ईंटों से बनाई गई थी। और देखते हैं आगे का पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि कौन कौन से अनाज उगाए थे, जिसे आप नोट कर ले कि गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल का अनुमान लगाया जाता है। आगे पॉइंट देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में भेड़ बकरी, हड़प्पा से उन्हें क्या क्या पालन किया जाता है? भेड़ बकरी, सूअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है हड़प्पा सभ्यता में। देखते हैं आगे का पॉइंट कि हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ है। तो हड़प्पा में जो हड़प्पाई लिपि को पढ़ने में अभी भी विद्वान असमर्थ हैं, क्योंकि वो लिपि ऐसी लिपि नहीं, वो कैसी लिपि है? चित्रात्मक लिपि है। यह बात का ध्यान रखें कि हड़प्पा में कैसी लिपि थी? तो चित्रात्मक लिपि थी हड़प्पा में। तक हो गया। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं और लिखा जाता है। जैसे कि हम अपनी लिपि लिखते हैं, जैसे रोमन हो गए, देवनागरी लिपि होगी, तो हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे बाईं से दाईं ओर हम लिखते हैं। बाईं से इधर से स्टार्ट करते हैं, ABCD मान लेती है हम लिखते हैं, या क ख ग घ लिखते हैं तो हम इधर से बाईं से लिखते हैं। लेकिन जो हड़प्पाई लिपि थी वो दाईं से लिखी जाती थी, दाईं से। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इंग्लिश में हम लिखते हैं तो वहाँ पे 26 के आसपास, हिंदी में 36 के आसपास वर्ण होते थे। लेकिन यहाँ पे हड़प्पाई में क्या थी? 375 से 400 के बीच थी वर्ण। तो समझ सकते हैं कि आप कितनी बड़ी लिपि रही होगी हड़प्पा की। देखते हैं आगे का पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषण मनके को तोलने के लिए किया जाता था, जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग किया जाता है। बाट मतलब आपको पता होगा बाट मतलब क्या होता है? बाट मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में जो अभी के भाषा में बोलते हैं बटखरा।
तौलने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, 1 केजी और 2 केजी ऐसे, फिर 200 ग्राम 100 ग्राम का जो होता है बटखरा, उसे ही यहाँ पे बाट कहा जा रहा है। तो बाट जो आभूषण एवं मन के तौलने के लिए जो जिस पत्थर से बनाए जाते हैं, उस पत्थर का नाम क्या था? चट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। बाटों को निचले मानदंड द्विआधारी थे। तो बाट के जो निचले मानदंड थे वे द्विआधारी थे। चलते हैं आगे चलते हैं हम यहाँ पे कि चहुदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। चहुदड़ो ये नाम याद रख लीजिएगा, शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। चहुदड़ो जो था वो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। आगे चलते हैं कि शंख कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा चट बाट बनाना सम्मिलित थे। यहाँ शिल्प कार्य में, यहाँ पे देखेंगे शिल्प कार्य में क्या थे? शिल्प कार्य मतलब क्या होता है? मन के बनाना, शंख कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा चट से बाट बनाना सम्मिलित थे। क्या में आते हैं ये सब? शिल्प कार्य में। और शिल्प कार्य का सबसे जो मेन जगह था हड़प्पा का, वो कौन सा था? चहुदड़ो। ये नोट कर लीजिएगा आप। यहाँ पे आगे चलते हैं। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी को सुविधाजनक बनाने के लिए कैसे होता था? जैसे कि यहाँ पे कोई सामान था, हम यहाँ से किसी और जगह भेज रहे थे, तो उसमें सील लगा दी जाती थी और मुहर मार दिया जाता था, ताकि जो यहाँ से वहाँ पहुँचे सामान, तो अगर वो मुहर सही सलामत होगी तो सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर वो मुहर टूटी फूटी होगी तो इससे पता चल जाता था कि बीच में किसी ने छेड़छाड़ की है। तो मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के लिए किया जाता था। अब आगे देखते हैं कि हड़प्पा स्थलों में मिले सावधानों के आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया। तो हड़प्पा में क्या थी कि वहाँ पे जलाया नहीं जाता था। ज़्यादा देखा गया है, जलाया भी जाता होगा, लेकिन ज़्यादा क्या देखा गया कि गर्तों में दफनाया जाता, मतलब गड्ढों में दफनाया जाता था। इनके साथ मृदभांड आदि के अवशेष मिले हैं। तो जो थी वहाँ पे जो मृत्यु के बाद दफनाते थे, तो उसमें किसी में कुछ आभूषण और कुछ मृदभांड आदि के अवशेष भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तन के साथ दफना दिया जाता था। सावधानों के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता चलता है, और जो वहाँ के सावधान थे उसी से पता चलता है कि हड़प्पा में जो थी आर्थिक और सामाजिक विभिन्नता थी, वो हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है? मान लेते हैं कि यहाँ पे दो सावधान हैं और दफनाया गया, एक के साथ आभूषण दूसरे के साथ नहीं है, तो उससे पता चलता है कि ये अमीर का होगा और ये गरीब का होगा। ऐसे आप पता चल सकता है। तो विभिन्नता का पता उसी प्रकार से लगाया जा सकता है। तो अब चलते हैं कि इस जो चैप्टर है उसके जो क्वेश्चंस हम देखेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। अति लघु उत्तरीय 2 अंक वाले प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? किन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 ईस्वी में दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की क्या विशेषताएं थी? हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की क्या विशेषताएं थी? थी? शैली, कृषि, पशुपालन प्रचलित थी। यहाँ पे शैली, जो मृदभांड शैली, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन में आपका वही घड़ा वगैरह, कृषि और पशुपालन यहाँ पे प्रचलित थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे। सर जॉन मार्शल कौन थे? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे। सर जॉन मार्शल कौन थे? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा लिपि की कोई 2 विशेषताएं बताएं। हड़प्पा लिपि की 2 विशेषताएं क्या थी? कि चित्रात्मक लिपि थी। यहाँ पे चित्र के माध्यम से हमारी तरह जो लिखा जाता है उस प्रकार से उस टाइम नहीं लिखा जाता, उस टाइम कुछ चित्र बनाकर बताया जाता था। चित्रात्मक लिपि थी और दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। यह हड़प्पा लिपि की जो है विशेषताएं भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका आ सकता है एग्जाम में। हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले समाधानों के नाम का उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन का प्रयोग किया जाता था? तो तालाब, कुआं, नहर,
इत्यादि का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पे ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्यांस क्या होता है? इस नाम को आपको याद रखना है। फ्यांस क्या होता है? इससे बने छोटे पात्रों को कीमती क्यों माना जाता है? तो फ्यांस क्या होता है, इस बात का हमें ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। घिसी हुई रेत, यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है, घिसी हुई रेत, और प्लस करना है रंग, और रंग प्लस चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था, उसे फ्यांस कहते हैं, फ्यांस। यह कीमती था क्योंकि इसे बनाना आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम चिपचिपा पदार्थ कहाँ से आता, और घिसी हुई रेत, रंग भी वहाँ पे उस टाइम नहीं मिलता होगा, तो ये इसे बनाना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए काफ़ी महंगा था। फ्यांस आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो सुमेर, ईरान, इराक, मिस्र इत्यादि के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन देवी देवताओं की पूजा, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? तो शिव, मातृदेवी, पशु पक्षी और वृक्ष की पूजा यहाँ पे करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं कि हड़प्पा के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।